नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको मानचित्रों की इस श्रृंखला में पार्ट नंबर 2 प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज़रा इस पार्ट को गौर से सुने, क्योंकि ये पार्ट भारत के लगभग महत्वपूर्ण मानचित्रों के बारे में है और विशेष तौर 11-12 के स्टूडेंटों को ये बहुत ही कारगर साबित होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसमें वो क्वेश्चन भी हैं जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, उनमें भी इन मानचित्रों का उपयोग कर सकते हैं। और मानचित्र जो स्थान मेंशन करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं, वो भी इन मानचित्रों के द्वारा आसानी से आप हल कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, करते हैं शुरुआत। भारत के मानचित्र जो आपके सामने स्क्रीन पर जो मानचित्र दे रखा है, ये भारत की जनसंख्या का स्थानीय वितरण है, यानी किस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी रहती है। देखिए 3 क्षेत्र बता रखे हैं: सघन जनसंख्या क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या क्षेत्र और निम्न जनसंख्या क्षेत्र। आप तीनों ही संकेत में देख सकते हैं जनसंख्या के क्षेत्र। जो ये वाला जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, ये है सघन जनसंख्या का क्षेत्र। इधर देखिए उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है, ये भी सघन जनसंख्या, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल तक। उसके बाद मध्यम जनसंख्या क्षेत्र, भारत के मध्य में जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम जनसंख्या का क्षेत्र। उसके बाद निम्न जनसंख्या का क्षेत्र, इधर राजस्थान, मरुस्थलीय क्षेत्र, हिमाचल क्षेत्र में निम्न जनसंख्या का क्षेत्र है। तो इस संकेत को देखते हुए आराम से आप इसको बना सकते हैं। कॉपी पेन साथ में रखिए और इन मानचित्रों को वीडियो पॉज करके आराम से आप बना सकते हैं कॉपी में। वो आपको सुविधा की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए देखते हैं अगला मानचित्र। ये मानचित्र है भारत जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार। इसमें कुल जनसंख्या घनत्व के 5 श्रेणियाँ दे रखी हैं। जो पहली श्रेणी है, यह है 900 से अधिक। नीचे देखिए संकेत में 900 से अधिक, 600 से 900 और 300 से 600 और 100 से 300 और 100 से कम। 100 से कम, फिर 100 से 300। सबसे पहले देखिए 100 से कम वाले, जहाँ से 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। घनत्व से कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जिस स्थान पर 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में 100 व्यक्तियों से कम रहते हैं, वो 100 से कम वाले वर्ग में है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, इधर मिजोरम में 100 से कम जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहती है। उसके बाद 100 से 200 वाले वर्ग में देखिए, इसमें राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। तीसरा दे रखा है 300 से 600, जो ये महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु है। यहाँ पर 300 से 600 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद 600 से 900, ये देखिए उत्तर प्रदेश और केरल, इन क्षेत्रों में 600 से 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद 900 से अधिक, बिहार और पश्चिम बंगाल में 900 से अधिक जनसंख्या निवास करती है। जम्मू कश्मीर जो राजस्थान वाला वर्ग है, 100 से 300 उसी में आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता ही है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। आइए देखते हैं अगला मानचित्र। नगरीकरण। ये नगरीकरण 2011 के आंकड़ों के अनुसार कक्षा 12वीं क्लास की किताब में से ये मानचित्र है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, जो वर्ग नीचे दे रखे हैं। 20 से कम, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से अधिक। तो इसको भी आप आराम से मानचित्र में देख सकते हैं। आइए मैं बता देता हूँ। ये देखिए 20 से कम, 20 से कम में कहाँ? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में 20 से कम व्यक्ति नगरीय प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है। उसके बाद 20 से 30, ये देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, और झारखंड में 20 से 30। 30 से 60 में आते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये क्षेत्र इसमें आते हैं 30 से 40 में। फिर आता है 40 से 50, इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल, तमिलनाडु है, ये वाले क्षेत्र इसमें आते हैं। हो सकता है 1-2 राज्य मेरे से छूट जाएं तो आप उसको देख सकते हैं आराम से मानचित्र में। उसके बाद 50 से अधिक, इधर देखिए मिजोरम, ये वाला मिजोरम का जो मिजोरम राज्य है वहाँ से 50 से अधिक यानी कि देश का सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या निवास करता है। तो आइए अगले मानचित्र की ओर चलते हैं। इसमें दे रखा है स्त्री पुरुष का स्थानीय वितरण प्रारूप 2011 के अनुसार। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, विश्व में और भारत में लिंग अनुपात ज्ञात करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर भारत में तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ज्ञात किया जाता है, जबकि विश्व के अन्य देशों में 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। उसका सूत्र भी 12वीं क्लास की किताब में दे रखा है। तो मैं छोटा सा हर बार क्लास में भी ट्रिक्स बताता हूँ कि भारत की संस्कृति है, जैसे सूत्र है कुल स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। तो सीधा सा दिमाग में रखिए कि जो बटे के ऊपर लिखते हैं तो स्त्रियों की संख्या लिखते हैं भारत में, फिर नीचे पुरुषों की संख्या। तो यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि नारी शक्ति पहले आती है तो पहले स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000, ये भारत का सूत्र है। और दूसरा उसका उल्टा कर दीजिए, विश्व में पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। तो ये छोटा सा ट्रिक्स है, आप इसको याद रख सकते हो क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए मानचित्र में देखते हैं कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो वर्ग में दे रखा है 850 से कम, जो व्हाइट कलर का दे रखा है वह 850 से कम है, यानी कि 850 से कम तो किसी भी राज्य में नहीं है, तो वर्ग थोड़ा गलत बना हुआ है। उसके बाद 851 से 900 तक, ये देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में 850 से 900 के बीच में जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद 901 से 950, अधिकांश राज्यों में यही वर्ग है 901 से 950। इसमें राजस्थान भी आ गया, राजस्थान का नोट 928 है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ नहीं है, झारखंड है, तो और पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला आंध्र प्रदेश, ये वाला क्षेत्र 901 से 950 में है। उसके बाद दूसरा क्षेत्र है 951 से 1000, इसमें क्षेत्र आते हैं आपके कर्नाटक है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और आसाम है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। उसके बाद 1000 से अधिक, भारत का एकमात्र राज्य केरल, जो शिक्षा की दृष्टि से भी अग्रणी है और लिंगानुपात की दृष्टि से भी अग्रणी है, तो ये जानते रहिएगा। अगला मानचित्र देखते हैं, प्रभावित साक्षरता का वितरण प्रारूप 2011 के अनुसार। ये भी साक्षरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छा मानचित्र है, तो इसमें भी वर्ग बने हुए हैं। कुल जनसंख्या में साक्षरता का प्रतिशत, यानी साक्षरता किसे कहते हैं, 7 वर्ष से अधिक की आयु हो और वो साधारण कागज को पढ़ सके और साधारण भाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में या हिंदी में साधारण रूप से साधारण शब्दों को लिख सके और पढ़ सके, उसे साक्षर व्यक्ति कहते हैं। तो 7 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो साक्षरता दे रखा है 55% से कम, तो ये 55% से कम साक्षर है वो राजस्थान और बिहार, राजस्थान और
बिहार में दे रखा है कुल साक्षरता में प्रतिशत। ये देखिए राजस्थान और बिहार। अगला दे रखा है 55 से 60। ये देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र 55 से 60 में आता है। और उसके बाद 60 से 65, 60 से 65 में आता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये वाले क्षेत्र इसमें आते हैं। उसके बाद 65 से 70, देखिए 65 से 70 में कर्नाटक, आसाम, ये वाले क्षेत्र आते हैं। उसके बाद 70 से अधिक, 70 से अधिक आप देख ही रहे होंगे। सत्तर से अधिक में देखिए केरल, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब ये हैं, और नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये वाले क्षेत्र काफ़ी अग्रणी है साक्षरता में। तो आइए अगला मानचित्र देखते हैं। पशुपालन। भारत के पशुपालन क्षेत्र देखिए, पशुपालन क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। भारत के पशुपालन क्षेत्र को पहला जो क्षेत्र है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, तीसरा जो क्षेत्र है पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। तो आइए इनको मानचित्र में देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। पहला देखिए हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ये देखिए हिमालय यहाँ से यहाँ तक है, ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, हिमालय संकेत में देख सकते हैं आराम से। उसका दूसरा क्षेत्र दे रहा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी नहीं है, आप इसको काट लीजिए, ये गलत लिखा हुआ है किताब में भी, मैं अक्सर सही करवा देता हूँ इसको। उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ये, ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उसके बाद पूर्वी व पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र। यहाँ पर थोड़ा उल्टा दे रखा है, इसको आप करेक्शन कर लीजिए। जो ये वाला ये है और ये वाला ये है, ये किताब में मिस्टेक है, किताब से मानचित्र लिए गए हैं, तो आप इसको सही कर लीजिए। जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र दे रखा है उसको पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र कर लीजिए, और पूर्वी पश्चिम दे रखा है उसको देखिए। इसमें देखिए जो ये वाला जो क्षेत्र है ये है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, तो ये 2 नंबर पर है। और पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र ये वाला क्षेत्र, पूर्वी पश्चिम तटीय क्षेत्र। उसके बाद मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र बीच में आप देख ही रहे हैं, ये मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो आपको दोबारा बता देता हूँ, हिमालय क्षेत्र 1 नंबर ये रहा, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र 2 नंबर पर ये रहा। यहाँ पर ये जो संकेत दे रखा है वो तो गलत दे रखा है। पूर्व पश्चिम क्षेत्र 3 नंबर पर ये रहा, और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र 4 नंबर पर ये रहा। तो ऐसे कर लीजिए आप, सुविधा की दृष्टि से आपको आसानी रहेगी याद करने में, क्योंकि ये मानचित्र किताब से ही गलत है। आगे देखिए वनों के प्रकार। ये भारत में वनों के प्रकार हैं, आप इसको जूम करके आराम से देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ जूम करने पर। उपोष्ण कटिबंधीय, पहला वन देखिए उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सदाहरित वन। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। तीसरा है उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती साल, उष्ण कटिबंधीय कटिले वन, मरुस्थल वन। दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या टीक के वन, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय वन, अल्पाइन वन, ज्वारीय वन।
तो इतने प्रकार के वन हैं जिसको भारत के इस मानचित्र में वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें देखिए मानचित्र में कहाँ कहाँ मेंशन हो रहा है। ये देखिए आप इसमें आराम से देख सकते हैं मानचित्र में भी। पहला उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये देखिए इस वाले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय वन है। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देखिए आप कहाँ दे रखा है, ये दे रखा बीच में, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है बीच में ये वाला उपोष्ण कटिबंधीय। उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये उत्तर में दे रखा है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन या मरुस्थलीय क्षेत्र में इधर रायलसीमा क्षेत्र महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। उसके बाद मरुस्थलीय वन, बिल्कुल मरुस्थलीय देखिए राजस्थान के बिल्कुल पश्चिम में देखिए रहा मरुस्थलीय वन। और दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती टीक के वन, ये वाला जो क्षेत्र दे रखा है, जो पश्चिमी घाट है उसका जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन आप देख सकते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन ये हिमाचल क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में। उसके बाद आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखिए, शुष्क शीतोष्ण जम्मू कश्मीर में शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय वन यहाँ पर हैं। उसके बाद अगला देखिए अल्पाइन वन, ये भी हिमालय क्षेत्र में है और लद्दाख क्षेत्र में। और ज्वारीय वन, अल्पाइन वन यहाँ पर हैं और ज्वारीय वन ये ब्लैक कलर में दे रखे हैं, जिसको मैंग्रोव वन भी कहते हैं। अगला मानचित्र देखते हैं भारत के प्रमुख मत्स्य केंद्र। ये मोस्ट मानचित्र है, जो मत्स्य केंद्र हैं जहाँ मछली पकड़ी जाती है उन केंद्रों के बारे में भी कभी कभी मानचित्र में पूछ लिया जाता है। तो मैं शुरू से बता देता हूँ, पोरबंदर, मंगलोर, जाफराबाद, सूरत, मोहिम, दहान, बुराही, बांद्रा, मुंबई, अलीबाग और जयगढ़, रत्नागिरी, देवगढ़, मालवान, कारवाड़, मंगोल और आगे दे रखा है केसरगोड, तेलचरी, कोझिकोड, कोचीन, अल्पी, तिरुवनंतपुरम, पामन, तुतिकोरिन, नेगापट्ट, पुदुचेरी, चेन्नई, एन्नोर, नेलोर, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विजयपट्टनम, कलिंग, गोरखपुर, गंजम, पुरी, कटक, विमलीपट्टनम, ये भारत के प्रमुख मत्स्य केंद्र हैं। तो इनको आराम से आप मानचित्र कॉपी में बना सकते हैं जहाँ पर मछली पकड़ी जाती है। अगला मानचित्र देखिए भारत का नदी तटीय बेसिन, भारत का नदी तटीय बेसिन देखिए, हो सकता है मानचित्र जो वीडियो बनाते समय जो आपको असुविधा हो उसके लिए हमें खेद है, तो आप वीडियो पॉज करके भी आप मानचित्र को आसानी से देख सकते हैं। नदी बेसिन द रतली जल पश्चिमी पर्वत और पूर्वी पर्वत, यहाँ हिमालय से इस क्षेत्र जो अरावली पर्वत है, इधर विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत है, फिर पश्चिमी घाट है, इस जो ये वाला क्षेत्र है जालंधर और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए हिमाचल प्रदेश तक, इसका ये वाला क्षेत्र पश्चिमी अफवाह क्षेत्र कहलाता है और ये वाला क्षेत्र पूर्वी अफवाह क्षेत्र कहलाता है। यानी कि इधर की नदियाँ सारी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं और इधर की सारी नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती हैं, तो इसको पश्चिमी अफवाह क्षेत्र और इसको पूर्वी अफवाह क्षेत्र कहते हैं। तो या आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें नदियों के नाम भी दे रखे हैं कुछ, देखिए आपको नदियों के बारे में मैं बता देता हूँ। गंगा बेसिन का क्षेत्र और इधर ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र, यहाँ से सिंधु बेसिन क्षेत्र है लेकिन इसमें मानचित्र में दर्शा नहीं रखा, तो आप ये भी बना सकते हैं। गोदावरी, महानदी, कृष्णा और पेनार, कावेरी, तो ये बराक,
ये भारत की प्रमुख नदियां हैं जो धरातलीय जल उपलब्ध कराती है। इधर पूर्वी पश्चिमी जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, पश्चिमी अफवाह तंत्र, इसमें नर्मदा बेसिन, ताप्ती बेसिन और महानदी और साबरमती ये प्रमुख नदियां हैं भारत की जो बहते हुए पश्चिमी में जाकर के अरब सागर में विलीन होती हैं। तो आइए अगला मानचित्र देखते हैं। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। प्रमुख खनिज संसाधनों में देखिए लोहा अयस्क, बॉक्साइट, तांबा और अभ्रक, ये 4 खनिज इसमें बता रखे हैं। लोहा अयस्क, बॉक्साइट, तांबा और अभ्रक, इनके जो चित्र दे रखे हैं। जो त्रिभुज वाला क्षेत्र है, ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज वाला जो क्षेत्र है कर्नाटक और उड़ीसा में, यहाँ पर लोहा अयस्क ज़्यादा मिलता है। बॉक्साइट जो वर्ग वाला जो संकेत है, यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। अभ्रक वाला देखिए स्टार, जो स्टार बना हुआ है, यहाँ पर अभ्रक मिलता है। राजस्थान में मिलता है अधिकांश, और झारखंड में भी मिलता है, और मध्य प्रदेश में भी कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर अभ्रक मिलता है। उसके बाद तांबा मिलता है, ये तांबा के क्षेत्र है। स्टार वाले देखिए तांबा के क्षेत्र है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। उसके बाद अभ्रक वाला जो व्रत है बिल्कुल गहरा गोला, यहाँ पर अभ्रक मिलता है। ये भी राजस्थान और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड में पाया जाता है। तो आइए अगला मानचित्र देखते हैं। कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र है, इसमें एक ही मानचित्र में जो क्षेत्र बता रखा है कोयला क्षेत्र। तो ये है कोयला क्षेत्र। इसमें आप देख सकते हैं कोयला क्षेत्र में ये जो ब्लैक कलर के जो क्षेत्र हैं, ये सब कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इनको आराम से आप कॉपी में बना लीजिए। यह है रिफाइनरी एंड संभावित तेल क्षेत्र, तेल पाइपलाइन, शोधनशाला और प्रभावित शोधनशाला। संभावित तेल क्षेत्र, ये देखिए संभावित तेल क्षेत्र हैं। इधर समुद्री क्षेत्र में भी संभावित तेल क्षेत्रों की खोज की गई है, और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर के हैं ये तेल पाइपलाइनें हैं। और शोधनशालाएं, जैसे यहाँ पर कोयली है, शोधनशाला है, बरौनी है, शोधनशाला है, ये प्रमुख। कोचीन है, ये भी शोधनशाला है। चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, तो ये प्रमुख हल्दिया है, प्रमुख शोधनशालाएँ हैं। उसके बाद प्रस्तावित शोधनशालाएँ हैं, तो त्रिभुज कलर में, त्रिभुज शेप में जो दे रखे हैं, ये प्रमुख क्या हैं, संभावित प्रस्तावित शोधनशाला। जैसे करनाल है, और उत्तर में करनाल, मंगलोर है, तो ये प्रमुख शोधनशालाएँ हैं। अगला मानचित्र देखिए। जल विद्युत केंद्र, भारत के प्रमुख जल विद्युत केंद्र। तो ये प्रमुख जल विद्युत केंद्र हैं। बारामूला, जम्मू, अमृतसर, मंडी और मसूरी, सालाह, बहादुरपुर, पालनगर। वीडियो पॉज करके निसार, काकरपारा, गांधीनगर और कोयला, तुंगभद्रा, शिव समुंदर, पापाकारा, और ये देखिए मछलीपट्टनम, सेलम, रिहन, हीराकुंड, ये प्रमुख क्या हैं, जल विद्युत केंद्र है। इनको आराम से मानचित्र में मेंशन कर लीजिए जूम करके, और देखिए इनको जूम करने पर आसानी से दिख जाते हैं। ठीक है, आइए अगला मानचित्र देखते हैं।
गेहूं उत्पादक केंद्र। गेहूं उत्पादक केंद्रों में देखिए, उत्तर में 2 क्षेत्र दे रखे हैं, प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र का जो संकेत है इस प्रकार है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रमुख क्षेत्र है, और जो लास्ट में ये वाला जो क्षेत्र है ये गौण क्षेत्र है। अगले मानचित्र चावल उत्पादक केंद्र, ये जो निबंधात्मक क्वेश्चनों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होंगे। ये देखिए, इसमें भी प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र दे रखा है। ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रमुख क्षेत्र है, और जो ये वाला जो क्षेत्र है देखिए भारत के आंतरिक क्षेत्र में ये क्या है, गौण क्षेत्र है। अगला मानचित्र देखिए, कपास उत्पादक केंद्र। इसमें एक ही दे रखा है कपास उत्पादक केंद्र में, इधर राजस्थान के उत्तर पंजाब हरियाणा में, राजस्थान के दक्षिण गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश और केरल और तमिलनाडु में कपास उत्पादन कार्य किया जाता है। अगला मानचित्र देखिए, गन्ना उत्पादक क्षेत्र। यहाँ पर गन्ना उत्पादन कार्य किया जाता है। आप देखिए मानचित्र में इधर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में क्या कार्य किया जाता है, गन्ना उत्पादन कार्य किया जाता है। अगला देखिए, चाय उत्पादक क्षेत्र। मानचित्र बनाते रहिए कॉपी में, तभी जाके याद होंगे, अन्यथा भूल जाओगे बाद में। तो भूलने की समस्या से निजात पाने के लिए एक ही तरीका है कि इनको बार बार अभ्यास करें, मानचित्र बनाते रहिए। यहाँ देखिए, चाय उत्पादन कर्नाटक केरल तमिलनाडु में, और इधर आसाम और अरुणाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल का यहाँ पर दार्जिलिंग, जो विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग की चाय काफ़ी फेमस है। यहाँ पर दार्जिलिंग, ये वाला जो क्षेत्र दे रखा है दार्जिलिंग क्षेत्र है। आइए अगला मानचित्र देखते हैं। लोहा इस्पात उद्योग। ये कुछ स्थान है जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। आइए आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। लोहा इस्पात केंद्र दुर्गापुर, बोकारो, बरनपुर, पारादीप, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, गोपालपुर, विशाखापट्टनम। दुर्गापुर और बरनपुर तो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। बोकारो भी पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला और पारादीप उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और गोपालपुर उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, डोबली कर्नाटक में, विजयनगर कर्नाटक में। तो ये और भद्रावती और सलेम, भद्रावती ये रहा, सलेम ये रहा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये लोहा इस्पात केंद्र है। सलेम भी पूछा गया है एग्जाम में और डोबली भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये मोस्ट है। विशाखापट्टनम भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। आइए अगला मानचित्र देखते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम उत्पादक क्षेत्र रेनकोट है, बरनपुर है, मुरी, लोहारदगा, जहाँ लोहारदगा में एल्यूमिनियम निकलता है, अमरकंट, कोरबा, हीराकुंड, अंगुल, कोरापुट, मुंबई, पुणे, रत्नागिरी, कोयला, बेलगाम, चेन्नई, मेटूर। ये प्रमुख क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्वतंत्र धातु नहीं है, ये बॉक्साइट जहाँ उत्पादन किया जाता है, बॉक्साइट धातु से एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है।
अगला देखिए सीमेंट उत्पादक क्षेत्र। सीमेंट उत्पादक में देखो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं आप मोस्ट याद रख लीजिए सीमेंट उत्पादक में, क्योंकि पूरे याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, कुछ जीनियस स्टूडेंट ही याद रख पाते हैं, तो आप इसके मुख्य याद रख लीजिए। जैसे राजस्थान के तो आप रख ही सकते हैं, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, लाखेरी, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, पिंडवाड़ा, तो ये राजस्थान के तो अवश्य याद रख लीजिए। उसके बाद देहरादून और डाला, सतना, जबलपुर, बड़ोदरा, पोरबंदर, द्वारका, कोल्हापुर, आदिलाबाद, शाहबाद और रत्नागिरी और भद्रावती, ये भद्रावती खूब पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और कोट्टायम और तुलकापट्टी, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, कृष्णा, जामुल, बरगढ़ और चाईबासा, सिंदरी, पुरुलिया, तो ये कुछ मुख्य हैं जो याद रख सकते हो आप, जितना हो सके उतना याद रख लेना, बाकी जो सभी याद रख सको तो काफ़ी अच्छी बात है। अगला मानचित्र देखिए भारत में वस्त्र उद्योग। भारत में वस्त्र उद्योग देखिए अमृतसर, आबोहर, गंगानगर, पहले राजस्थान के याद कीजिए फिर भारत के अन्य राज्यों के स्थानों को याद करने की कोशिश कीजिए। गंगानगर, जयपुर, ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, कोटा। कोटा राजस्थान का कानपुर कहलाता है, क्योंकि भारत के कानपुर में काफ़ी ज़्यादा वस्त्र उत्पादन कार्य किया जाता है और कोटा में भी किया जाता है। कोटा राजस्थान का कानपुर कहलाता है वस्त्र उद्योग के। अहमदाबाद, बोस्टन कहते हैं इसको, वडोदरा, उज्जैन, मुंबई भी भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। कोल्हापुर, पुणे, औरंगाबाद, वर्धा, देवगिरी, कोयम्बटूर, तो ये पटना, ये मुख्य स्थान है जो आप आराम से याद रख सकते हो। चीनी उत्पादन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र हैं। देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेड कलर के जो क्षेत्र दे रखे हैं, सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कार्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर आता है, तो इन स्थानों को याद रख सकते हैं। जैसे मेरठ है, बरेली का गुड़ काफ़ी फेमस होता है, आप जानते ही हैं, तो बरेली में चीनी उत्पादन कार्य किया जाता है। दरभंगा, बिहार में दरभंगा, शाहबाद, गंगानगर, राजस्थान के अवश्य याद रहिए, गंगानगर, भोपाल सागर, बूंदी, और इन स्थानों को याद रख लीजिए। जूनागढ़, महाराष्ट्र में देखिए पुणे, रावलगांव, चांदनगर, अहमदाबाद, मालेनगर। दक्षिण में भी काफ़ी ज़्यादा चीनी उत्पादन कार्य किया जाता है, सबसे अच्छी चीनी तमिलनाडु की बताते हैं। खैर चलो अगला मानचित्र देखते हैं। अगले मानचित्र में राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं दे रखी हैं, 4 दे रखा है। पहला दे रखा है स्वर्णिम चतुर्भुज, संकेत में देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तरी पश्चिमी गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और राष्ट्रीय महामार्ग संख्या जैसे 1, 2, 3 ऐसे। सबसे पहले देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। यहाँ दिल्ली से लेकर के मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, तो ये चारों महानगरों को जोड़ने वाले जो राजमार्ग हैं वो स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाते हैं। और पूर्व पश्चिम यहाँ सिलचर से और पोरबंदर तक जोड़ने वालों को पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाता है। और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला गलियारा।
इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा या झांसी के पास एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। जो 8 नंबर 2 नंबर NH नेशनल हाईवे है 76 79। ठीक है, 2 नंबर 1 नंबर को शेरशाह सूरी मार्ग GT रोड भी कहते हैं। और सबसे लंबा 7 नंबर का नेशनल हाईवे है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, तो इन मानचित्रों को आराम से आप देखिए, कॉपी में बनाइए और बार बार अभ्यास कीजिए। इसके बाद अगला मानचित्र और देखते हैं। रेल मार्ग, बहुत सारे मार्ग हैं। आपको एक साथ इन सभी मानचित्रों को बताना काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँ, जिससे कि आप आसानी से इनको पढ़ सकें और याद रख सकें। रेल मार्गों में देखिए काफ़ी ज़्यादा सघन जाल बिछा हुआ है रेल मार्गों का। तो इधर जम्मू तवी से लेकर के पोरबंदर और अरुणाचल प्रदेश का कन्याकुमारी तक तो इनको बिछा हुआ है। आप इसमें जूम करके आराम से देख सकते हो और इन कुछ स्थानों को बनाने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, अगला मानचित्र देखिए। कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे काफ़ी फेमस है। ये मुंबई से शुरू होता है, मुंबई के बाद ये मैंगलोर तक जाता है। गोवा यहाँ पर है, पणजी इसकी राजधानी है। ठीक है, और ये रत्नागिरी रोहा को जोड़ता हुआ कोंकण तट, जो कोंकण तट के सारे जो रेलवे मार्ग बिछाया गया है। काफ़ी ज़्यादा संकरा है, काफ़ी ज़्यादा पुल हैं, सुरंग है। इन रेल मार्ग को बनाने में काफ़ी ज़्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र विस्तृत है। हवाई अड्डे देखिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और ये जोधपुर, जयपुर, कुल्लू, अमृतसर ये जैसे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी, कुछ छोटे हवाई अड्डे भी हैं। इनको आराम से आप बना सकते हो मानचित्र को। आंतरिक जलमार्ग तथा समुद्री जलमार्ग, तो ये भारत की प्रमुख नदियाँ दे रखी हैं जो जहाँ पर समुद्री और आंतरिक जलमार्ग कार्य किया जाता है। ये जहाँ नदियाँ का जाल बिछा हुआ है ये आंतरिक जलमार्ग है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये समुद्री जल मार्ग है। तो इसको देखिए, जहाँ जैसे बंदरगाह हैं जो मंगलुरु, मुंबई, नागपट्टनम, चेन्नई, कोलकाता, कोची बंदरगाहों से दूसरे देशों की ओर जलमार्ग जाते हैं, ये समुद्री जलमार्ग हैं। उसके बाद जो नदियों का जो क्षेत्र है ये आंतरिक जलमार्ग है। तो आप देख सकते हैं इंडस, जो सिंधु नदी भी कहते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है, इसको सिंधु नदी भी कहते हैं। उसके बाद गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, गोमती, गंडक, सोन, टांसपो, नदी, ब्रह्मपुत्र को ही चीन में टांसपो नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, और उसके बाद कृष्णा, विशाखापट्टनम महानदी, और गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो आंतरिक जलमार्ग को दिखाती हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट मानचित्र होंगे। तो इनको आप कॉपी में बना लीजिए, और इस कोरोना काल को देखते हुए आपके पास से लगातार मैं वीडियो जारी करता रहूँगा। आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें बिना किसी बाधा के, हिचकिचाहट के, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों को सुरक्षित रखिए। तो
स्टे होम, सेव लाइफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।